नमस्कार दोस्तों, मैं आज से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में 20 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। आपको बताना है कि इन चारों विधियों में से किस विधि द्वारा वायु में प्रदूषण फैलता है। भूमि की भराई या कंपोस्ट या कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्म करना। तो किस विधि द्वारा वायु में प्रदूषण फैलता है? इसका सही जवाब है भस्म करना। इसी को इंग्लिश में इंसिनरेशन कहा जाता है। तो भस्म करना या इंसिनरेशन ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की एक ऐसी विधि है जिसमें ठोस अपशिष्टों को एक भट्टी में जलाकर ताप निस्तारण विधि से निस्तारित किया जाता है और इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं और इन्हीं प्रदूषक गैसों के द्वारा ही क्या होता है, वायु में प्रदूषण फैलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? भस्म करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। क्या है कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से यानी कि एक लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित है, तो स्थानीय लोगों में किसका कारण होगा? पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का या फिर पुनः स्थापन का। तो इसका सही जवाब है आपका स्थानांतरण। इसी को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है वह स्थानीय लोगों में स्थानांतरण का कारण बनेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बार बार बाढ़ आने से उस स्थान पर उनका रहना कठिन हो जाता है और बाढ़ खत्म होने के पश्चात भी उस प्रभावित इलाके में तरह तरह की बीमारियां फैलती है। इसलिए स्थानीय लोगों में क्या होता है, वह स्थानांतरण का कारण बनता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेपियोका का दूसरा नाम है मूली, कप्पा, अदरक या फिर शकरकंदी। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो टेपियोका का दूसरा नाम होता है कप्पा। क्या होता है? कप्पा। टेपियोका क्या है? तो यह केरल के लोगों का पसंदीदा भोजन होता है। टेपियोका को केरल में कप्पा के नाम से जानते हैं और टेपियोका एक तरह का स्टार्च होता है जो कसावा नामक पेड़ की जड़ से तैयार किया जाता है और इसे कई जगह टेपियोका ग्लोबुल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे टेपियोका ग्लोबुल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह साबूदाना की तरह होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा साबूदाना घरों में, तो यह जस्ट उसी की तरह दिखता है टेपियोका आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजैन, लिंगहुफेन, मापू टोफू या फिर सुशी। तो हांगकांग में कौन सा भोजन लोकप्रिय होता है दोस्तों? वह होता है लिंगहुफेन। कौन सा? लिंगहुफेन। अगर हम लिंगहुफेन की बात करें कि यह क्या होता है, तो यहाँ के हांगकांग के लोग सांप को मारकर खाना पसंद करते हैं और इसी सांप को मारकर उसका सूप बनाकर वो पीते हैं। तो सांप के सूप को ही लिंगहुफेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मापू टोफू की बात करें तो यह चीन के सिचुआन प्रांत में लोकप्रिय व्यंजन है। मापू टोफू कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? तो यह चीन का लोकप्रिय व्यंजन है। अगर सुशी की बात करें, सुशी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? तो यह जापान के लोगों का लोकप्रिय व्यंजन है। जापान में चावल से इसे बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? तिकोने आकार की चोंच वाली पक्षी, या सीधी और पतली चोंच, या हुक जैसी चोंच, या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है। जबकि अगर सीधी और पतली चोंच की बात करें तो इस प्रकार की चोंच पेड़ की शाखाओं और लकड़ी में छिद्र करने के काम में आती है। जबकि तिकोने आकार की चोंच की अगर बात करें तो त्रिकोणीय आकार की चोंच बीजों को तोड़ने तथा उसे चूर चूर करने के काम में आती है। और अगर लंबी पतली सुई जैसी चोंच की बात करें तो इस प्रकार की चोंच कीटों एवं कीचुओं को छिछले पानी में ढूंढने में क्या करता है? काम आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, यानी कि एक ऐसा नाश्ता जो झटपट में तैयार हो जाए। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा यह आपको बताना है। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपूरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद ही आंसर देखें। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भेलपूरी। भेलपूरी एक झटपट तैयार होने वाला स्नैक होता है जिसे आप हल्की फुल्की भूख लगने पर बनाकर खा सकते हैं, और इसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं, जिसमें आपको मुरमुरे सेव, आलू, प्याज, मसाले और चटनी की ज़रूरत होती है। जबकि अगर अंडे की सैंडविच, कस्टर्ड तथा डोसा बनाने की बात करें तो यह अपेक्षाकृत अधिक समय लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भेलपूरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो आपको बताना है कि पट्टचित्र किस राज्य की हस्तशिल्प है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो यह कहाँ क्या है दोस्तों? यह उड़ीसा का हस्तशिल्प है। पट्टचित्र उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इसमें पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, या दूसरा स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, या फिर तीसरा दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, या फिर चौथा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो इसका सही जवाब है आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। खट्टे सामानों में क्या होता है दोस्तों? आपका विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू तथा संतरा में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जबकि अगर हम दूध की बात करें तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? तो झूम खेती से आपका प्रश्न भर भर के पूछा जाता है सीटेट में, से याद रखिएगा दोस्तों। तो किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। झूम खेती मिजोरम। अगर मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में बात करें तो नागालैंड, असम, मेघालय की जनजातियों द्वारा भी यह झूम खेती क्या होती है? की जाती है। झूम खेती की प्रथा मनाई जाती है। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है झूम खेती में? तो इसमें किसान जमीन के एक टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ कर लेते हैं तथा वहां पर अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं। जब उस जगह की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरी जगह यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसलिए इसे कर्तन दहन प्रणाली एवं स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं तो कौन से हैं? पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी, या फिर ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, या फिर तीसरा है ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, चौथा है ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो इसका सही जवाब है आपका ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। दक्षिण भारत में फसल काटने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, उगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, विशु और केरल तथा कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ओणम आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, उगादि की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में तथा कर्नाटक में, उगादि आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तथा विशु आपका केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है किससे बनती है? घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो इसका सही जवाब है आपका गाय की गोबर और मिट्टी से। वर्ली चित्रकला का संबंध कहाँ से है? तो यह महाराष्ट्र से है और इसमें वर्ली जनजाति के द्वारा उनके घरों एवं पूजा घरों की फर्श एवं दीवारों पर वृक्ष, पक्षी, नर तथा नारी का सुंदर चित्र बनाते हैं और इसमें साधारण तथा स्थानीय वस्तुओं जैसे गाय के गोबर तथा मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 72 कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, या फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पृथ्वी का ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश से अगर 23.5 डिग्री साउथ में आए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़, गुजरात तथा झारखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है। चलिए ये इसका आंसर जानने के लिए मैप में देखते हैं। यह है हमारे प्यारे भारत का नक्शा और यहाँ पर है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ पर है सिक्किम की राजधानी गंगटोक और यहाँ पर है हमारा पुडुचेरी। ठीक है, तो हमें भोपाल के सापेक्ष पहले गंगटोक की दिशा बतानी है, स्थान। तो यहाँ पर देखिए भोपाल के इधर पूरब, इधर निकलेंगे तो पूरब, इधर क्या हो जाएगा आपका उत्तर, इधर क्या है दक्षिण और इधर क्या है आपका पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो आपका गंगटोक है किसके किसके बीच में है, तो यह आपके उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी कि यह किस डायरेक्शन में है भोपाल से, यह उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है, वहीं पर अगर हम पुडुचेरी की बात करें यह किसके किसके बीच में है, तो यह दक्षिण और पूर्व के बीच में है, यानी कि भोपाल से जब पुडुचेरी आएंगे तो यह कहाँ कहाँ है, दक्षिण और पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, तो गंगटोक आपका किधर है, उत्तर पूर्व में, जबकि पुडुचेरी आपका क्या है, दक्षिण पूर्व में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवी क्षेत्र से भारत आता है। सीख पर बत्तख, छोटी मत्स्य कुररी या हंसावर या फिर छोटी जलरंग। इसका सही जवाब है आपका छोटी जलरंग, जिसे स्टिंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी छोटी जलरंग है जो कि उत्तरी ध्रुव से लगभग 8000 किलोमीटर यात्रा करके भारत पहुंचता है और इसका वजन 25 से 40 ग्राम के आसपास होता है। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बचे हुए ईवीएस के 15 पेडागोजी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। डिब्बाबंद, निर्जलीकरण, लवड़न या फिर निर्वात पैकिंग। तो रोनी को इटालियन चीज़ लाने के लिए खाद्य परीक्षण की निर्वात पैकिंग विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कौन सा, निर्वात पैकिंग, क्योंकि इसमें एक एयर टाइट बैग में निर्वात होने के कारण जीवाणु नहीं पनपते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।